रेफरेंस ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड जियाओ कियाओ को देखते हैं, जो एक बार में बैठी होती है, जहाँ पर दो लड़के उसकी मसाज कर रहे होते हैं और वो उनमें से एक को कह रही होती है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो काफ़ी सारे पैसे लेकर आता है। वो लगभग 1 बिलियन युआन होते हैं और वो खुद को एक बहुत बड़ी फैमिली का असिस्टेंट बताता है। और वो जियाओ कियाओ से कहता है कि तुम्हारे 7वें परदादा का 5वां साइबेरिया एड्रोनामा है और तुम उनकी इकलौती वारिस हो। और जियाओ तो इस बात को सुनकर और इतने सारे पैसों को देखकर जैसे पागल ही हो जाती है और वो इन्हें लेने लगती है। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है, जहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं और वो वाटर गन से उसके ऊपर पानी गिरा रहे होते हैं, जिससे जियाओ कियाओ की नींद खुल जाती है। जहाँ पर जियाओ बच्चों से कह रही होती है कि यार मुझे चैन से सोने का हक भी नहीं है क्या? क्या मुझे अमीरों वाले सपने भी तुम लोग नहीं देखने दोगे? मैं बस मिलीनियर बनने ही वाली थी। और फिर वो बच्चे उसके ऊपर फिर से पानी डालने लगते हैं। तो जियाओ कियाओ को होश आता है और वो कहती है कि ये बच्चे कौन हैं और मैं कहाँ पर आ गई हूँ। और वहाँ पर वो छोटे बच्चे जियाओ को जियाओ के नाम से ही, यानी कि उसी का नाम लेकर बुला रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम पागल हो। तो जियाओ जो है उन दोनों को पकड़कर वहाँ पर उन्हें डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं। और वो बच्चे भी उसकी इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वही तो उनकी मॉम होती है। और फिर वो मनी मन में सोचती है कि मैं किसी नोवेल के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो गई हूँ और ये रूम तो मेरे घर से भी बड़ा है। फिर वो खुश होने लगती है और वो अपने मखमली बिस्तर को देखकर कहती है कि वाह ये कितना नरम है और ये तो 20 लाख का कस्टम मैट्रेस लगता है। मेरी तो महीने की सैलरी सिर्फ 3000 युआन है और जो लोग हफ्ते भर में सिर्फ एक छुट्टी लेते हैं वही इतना महंगा बिस्तर खरीद पाते हैं। तभी वहां पर वो बच्चे जियाओ कियाओ के ऊपर उस वाटर गन से पानी डालकर भाग जाते हैं। और वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दूं कि ये दोनों छोटे बच्चे जिनका नाम झाओ याओ और झाओ यू है, वो इस नोवेल के मेन लीड के बच्चे हैं। और नोवेल वाली मेन लीड जियाओ को ये अपनी मोम नहीं मानते हैं, लेकिन ये बात इस वाली जियाओ को नहीं पता होती है, जो इस नोवेल की ओरिजिनल मेन लीड की बॉडी में आ चुकी है। और जिसकी बॉडी में ये आई होती है वो काफ़ी ज़्यादा लालची और धोखा देने वाली औरत होती है। लेकिन असल में मेन लीड जियाओ जो अभी है वो काफ़ी स्मार्ट है। और अब हम वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं, जहाँ पर जियाओ के वो बेड पर खड़ी हो जाती है और वो जादू करने की कोशिश करने लगती है। और जब वो अपने हाथों से जादू नहीं कर पाती है तो वो काफ़ी दुखी हो जाती है और वो कहती है कि मैं एक किताब में ट्रांसमाइग्रेट हो चुकी हूँ और जो ऐसी किताब है जिसमें मेरा रोल कोई मायने नहीं रखता है। और वो ऐसा सोचते हुए वहाँ पर रोने लगती है। तभी वहाँ पर सर्वेंट आती है और वो कहती है कि मैडम आपकी सबसे अच्छी दोस्त ली कियाओ सू जीहेंग को लेकर आपसे मिलाने लाई है। और फिर जियाओ कियाओ बाहर जाकर ली कियाओ और सुई जिहेंग को सीढ़ियों से देख रही होती है और वो मनी मन में सोचती है कि ये तो उसी नोवेल वाले छिपे ड्रैगन और फिनिक्स है। और साथ ही ली कियाओ जो है वो मेन फीमेल लीड की बेस्ट फ्रेंड है, जो मेन फीमेल लीड को धोखा देकर मिसेस जो बनना चाहती है। और ये सू जुइंग जो कि एक धोखेबाज और कंजूस है, जो नोवेल की जियाओ कियाओ का बॉयफ्रेंड होता है और वो काफ़ी नीच इंसान होता है। फीमेल लीड जियाओ कियाओ को इन दोनों ने धोखा दिया था और इन दोनों ने ही उन सभी को एक कार एक्सीडेंट में मरवाया था। फिर ले कियाओ जियाओ को आवाज़ लगाती है और वो नीचे आती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जहाँ पर जियाओ कियाओ आई है वहाँ पर नोवेल में स्टोरी इतना आगे नहीं आई है और जियाओ जो है वो इस नोवेल की स्टोरी को बदलना चाहती है। तो देखते हैं कि आगे की स्टोरी को वो किस तरीके से बदलती है। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर जियाओ कियाओ सू जीहेंग को हेलो करती है और सू जीहेंग तो जैसे पागल हो जाता है और वो जियाओ के पास दौड़कर आता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सारे दुख सहने को तैयार हूँ। और जियाओ का हाथ पकड़ने लगता है। तभी वो पीछे हटने लगती है और उसे ऐसे देखकर ली कियाओ कहती है कि रुको रुको, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें किस तरीके की परेशानी है? असल परेशानी तो जियाओ को इस घर में होती है। अगर जियाओ जो यूचेंग से डाइवोर्स ले लेती है तो उसे बहुत सारी एलिमनी मिलेगी और तुम दोनों अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से जी सकोगे। तो जियाओ सोचती है कि बाहर ली कियाओ बिना मेहनत अमीर बनना चाहती हो, ये बहुत अच्छा प्लान बनाया है तुम लोगों ने। और फिर ली कियाओ जियाओ से कहती है कि तुम्हें अंदर उन दोनों बच्चों ने बहुत तंग किया होगा और वो दोनों बच्चे तो जन्म से ही बिगड़े हुए हैं और उन पर काबू पाना इम्पॉसिबल है। और तो और इस फैमिली में तुम्हारी किसी को परवाह नहीं है। और सो जीहेंग उसे कहता है कि जियाओ मैं ही हूँ जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और वो जियाओ के पास जाने लगता है तो जियाओ कहती है कि मुझे हाथ मत लगाना, मुझसे दूर रहो और मुझसे इस तरीके का नाटक करना बंद करो। तुम लोग चाहते हो कि मैं मिसेस जो की जगह छोड़ दूं और तुम्हारे साथ मिट्टी खाने चलूं? और फिर वो आगे सू जीहेंग को कहती है कि तुम आखिरकार हो कौन? तुम्हारा चेहरा तो बुलेट प्रूफ कांच से भी मोटा है। और फिर ली कियाओ कहती है कि जियाओ क्या तुम ठीक हो? क्या आज तुम्हें बुखार आया है? क्या तुम्ही ने मुझे नहीं कहा था कि तुम सी जियेंग के साथ रहना चाहती हो और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और वो तुमसे बहुत प्यार भी करता है? और तुम्हें तो झोउ यूचेंग और उसके बच्चे सब बोझ लगते हैं ना? और फिर जियाओ ली कियाओ से कहती है कि तुम मुझे हटाकर तुम खुद मिसेस जो बनना चाहती हो।
अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम्हारे चेहरे से ये नकली नकाब हटाओ और चेहरे पर पुट्टी पोत लो, क्योंकि तुम इतना सस्ता दिखावा कर रही हो जिसे बच्चे भी पहचान सकते हैं। और फिर सू जियंग कहता है कि जियाओ, आज आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है? तो जियाओ वहां पर पीछे हटने लगती है और सोचती है कि नोवेल की जियाओ इनके झांसे में आ गई थी, लेकिन मैं नहीं आने वाली हूँ। और सू जिहेंग और ली कियाओ से वो कहती है कि तुम दोनों 3 सेकंड के अंदर यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हें कचरे की तरह यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। और फिर सू जियंग कहता है कि जियाओ क्याओ, तुम ज्यादा आगे बढ़ रही हो। और फिर जियाओ आगे मुस्कुराती है और चिल्लाती है कि मेरे घर में चोर घुस आए हैं। तभी वो सिक्योरिटी को आवाज लगाती है और फिर सिक्योरिटी वाले वहां पर आते हैं और वो इन दोनों को बाहर निकालने लगते हैं। तो ली कियाओ कहती है कि मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें समझाने का एक मौका तो दो। तो जियाओ कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है और फिर वो सिक्योरिटी से कहती है कि इन्हें जल्दी यहाँ से ले जाओ। तभी वहां पर वो दोनों छोटे बच्चे ऊपर से नीचे आते हैं और झाओ याओ मन ही मन में कहता है कि इसने सच में इन दोनों को यहाँ से भगा दिया, लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर झाओ याओ जियाओ की ओर देख रहा होता है और वो उसे कहती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ क्या जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो? तो झाओ थोड़ा-सा पास आता है और उसकी वाटर गन से जियाओ के ऊपर पिचकारी चला देता है और वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ। और फिर झाओ यूँ भी कहती है कि तुम तो सच में बेवकूफ़ हो। और जियाओ कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरा गुस्सा बहुत ख़राब है और मैं तुम दोनों शरारती बच्चों को सबक ज़रूर सिखाऊँगी। और फिर जियाओ झाओ याओ का कॉलर पकड़ लेती है। तो झाओ याओ जियाओ के हाथ पर अपनी बंदूक से मारकर उसे छुड़ा लेता है और झाओ यू जो है उसे धक्का देकर गिराने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर झाओ यूचेंग आकर उसे पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। और फिर जियाओ जो यूचेंग को देखती है और कहती है कि तुम तो बहुत हैंडसम हो। और वो सोचने लगती है कि ये तो झाओ यूचेंग है जिसकी नोवेल में कम एज में ही मौत हो जाती है। और ये सब सोचकर कियाओ जो है काफी दुखी हो रही होती है। और झोउ यूचेंग जियाओ को खड़ी करता है और वो कहता है कि जियाओ, अगर तुम्हें बच्चों की परवाह नहीं है तो ये अलग बात है, लेकिन इस तरह से उन्हें मारो मत। तो जियाओ कहती है कि मिस्टर झोउ यूचेंग, आपकी बड़ी और जवाबदार आंखें अगर सिर्फ सजावट के लिए है तो मैं आपको सुझाव देती हूँ कि आप इन्हें ऑनलाइन बिक्री के लिए डाल दें और 2 कप दूध वाली चाय के बदले इन्हें बेच दें। और फिर आगे वो झाओ याओ के लिए कहती है कि देखो, अभी उसके पास वाटर गन है जिससे उसने अभी मेरे ऊपर हमला किया था। और वो ऐसा कहकर रोने का नाटक करने लगती है और कहती है कि एक महिला जो अपना ख्याल रखने में नाकाम नहीं है, वो सुबह सुबह आकर 2 शरारती बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं और वो बेरहमी से उस पर हमला कर देते हैं। तो झाओ याओ कहता है कि तुम इसी लायक हो, अगर तुम मेरे डैड के बिस्तर पर नहीं चढ़ी होती तो वो तुमसे शादी कभी नहीं करते। और फिर जियाओ सोचती है कि इतनी कम उम्र में इतनी गंदी बातें भले कौन से बच्चे करते हैं। और फिर वो सोचती है कि ये हस्बैंड भी अंधा है और पक्षपाती है और इसीलिए ओरिजिनल स्टोरी में ये डाइवोर्स के लिए मान गया था। और ओरिजिनल वाली जियाओ जो है वो तो इससे भी घटिया है, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ के साथ भागने को तैयार हो गई थी। और फिर झाओ याओ कहता है कि डैड, ये बहुत बुरी औरत है, ये रोज़ हमें परेशान करती है। और जियाओ जो है वो उन दोनों बच्चों से कहती है कि अगर तुम दोनों ऐसे ही रोते रहे और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी चप्पल से पिटाई कर दूंगी। और फिर झाओ याओ और झाओ यू दोनों जल्दी से खड़े हो जाते हैं और झाओ याओ जियाओ को उसके नाम से बुला रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। तो जियाओ कहती है कि अरे बाप रे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरा नाम लेके बुलाओ, और मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी खासी पिटाई की ज़रूरत है। और फिर उसके कान को पकड़कर उसे मरोड़ने लगती है। तो झाओ यू कहती है कि डैड, मेरे भाई को बचाओ, लेकिन झाओ यूचेंग वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है और वो सोचता है कि आज जियाओ जो है वो बिल्कुल अलग इंसान की तरह लग रही है और उसके जो थॉट्स है वो भी काफ़ी अलग है। दोस्तों, ऐसा वो इसलिए सोचता है क्योंकि वो जियाओ के मन की बातों को सुन सकता है। अब ऐसा क्यों होता है इस बात का हमें इस ड्रामे में पता नहीं चलता है। तो झाओ यूचेंग झाओ याओ से कहता है कि मम्मी से माफ़ी मांगो। तो जियाओ मन में सोचती है कि ये फादर तो समझदार निकला। और झाओ याओ कहता है कि मैं इस बुरी औरत से माफ़ी नहीं मांगूंगा। और फिर दूसरी तरफ झाओ यू भी रोने लगती है और कहती है कि डैड, आप हमसे प्यार नहीं करते हैं क्या? तो झाओ यूचेंग कहता है कि तुमने मम्मी को धमकाया है और उनसे झूठ भी बोला है, इसीलिए उनसे माफ़ी मांगना ज़रूरी है। लेकिन ये दोनों अभी भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं होते हैं कि अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम्हारे अगले महीने की पॉकेट मनी। और जैसे ही झाओ यूचेंग बस इतना ही कहता है तभी ये लोग माफ़ी मांग लेते हैं और ये दोनों बहन भाई यहाँ से भागते हुए चले जाते हैं। फिर जियाओ सोचती है कि आखिर जो यूचेंग इतना समझदार कैसे है, ज़रूर मुझे फंसाया गया है। ये बहुत अफसोस की बात है, दोनों बच्चे पूरी तरीके से बिगड़ गए हैं। और वहीं जो यूचेंग भी सोच रहा होता है कि ये सच में मेरे बारे में चिंतित है, लेकिन पता नहीं क्यों। और फिर वो उससे कहता है कि जियाओ, मैं काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता हूँ, इसीलिए मैं बच्चों की परवरिश पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। और क्या तुम उन्हें डिसिप्लिन सिखाने में मेरी मदद कर सकती हो? तो जियाओ कहती है कि ये काम बहुत थका देने वाला है और मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। और वो सोचती है कि एक अमीर फैमिली की लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन अपनी जान बचाना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे अभी यहाँ से जल्दी से डाइवोर्स लेकर जाना है और 20 लाख के गद्दे को अलविदा कहना पड़ेगा।
और फिर जो वेचिंग जियाओ से कहता है कि 3 महीने के अंदर जब तुम इन्हें डिसिप्लिन सिखाने में मेरी मदद करोगी, तो मैं न केवल तुम्हारे साथ डाइवोर्स के लिए एग्री हो जाऊँगा, बल्कि मैं तुम्हें 50 मिलियन युआन का मुआवज़ा भी दूँगा और मैं तुम्हें हर महीने 5 मिलियन युआन तुम्हारी पॉकेट मनी के लिए भी दूँगा। तो जियाओ इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और जियाओ युचेंग से कहती है कि 50 मिलियन और मंथली 5 मिलियन की सैलरी, ये तो कमाल हो गया। और फिर वो बाद में सोचती है कि असल में इन दोनों बिगड़े हुए बच्चों को सुधारना इतना भी मुश्किल नहीं है। एक बार जब मुझे पैसे मिल जाएँगे, तो मैं जो युचेंग से उन पैसों को लेकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीऊँगी और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर जियाओ जो युचेंग से कहती है कि मैं यहाँ पर जॉब करूँगी और मैं बच्चों को डिसिप्लिन भी ज़रूर सिखा दूँगी, लेकिन तुम इस मामले में बिल्कुल भी दखल नहीं दोगे। और फिर जो युचेंग जियाओ से हाथ मिलाता है और कहता है कि ठीक है। और जो युचेंग कहता है कि मुझे ऑफ़िस में कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। और वो कहती है कि ठीक है और फिर जो युचेंग भी वहाँ से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब रात को ये दोनों बहन-भाई कमरे में सो रहे होते हैं, तो वे एक-दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर झाओ याओ कहता है कि मुझे जियाओ से सच में नफ़रत है और उसने आज मेरा कान भी खींचा। तो झाओ यू कहती है कि भाई लेकिन आज डैड ने हमें उन्हें मम्मी कहकर बुलाने को कहा है और उन्होंने उस बदमाश को भी घर से कैसे भगा दिया था। और फिर झाओ याओ कहता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, लेकिन वो आज थोड़ी अच्छी थी। तो फिर झाओ यू उसे कहती है कि देखो तुम्हारा कान तो अभी भी लाल है। और फिर जाओ याओ जो है वो अपने मुंह को कंबल में ढक लेता है। तो जाओ यू कहती है कि अगर जियाओ क्याओ हमें रोज ऐसे ही संभाले तो कितना अच्छा होगा ना। और फिर वे दोनों वहां पर सो जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जब जिया उठकर आती है, तो वो आंट वोंग से कहती है कि आज मुझे ब्लैक ट्रबल ऑमलेट खाना है और फ्रेंच ग्रास और सैमसंग और मीठे में मुझे काफ़ी सारी मिठाइयाँ भी खानी है। और तभी आंट वांग वहाँ पर उसके लिए वो सब चीज़ें लेकर आ जाती है और वो उन्हें खाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि वो दोनों शरारती बच्चे आज दिखाई नहीं दे रहे। तो वो आंट वांग से पूछती है कि आज वो दोनों शरारती बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आंट वांग उसे कहती है कि छोटी मैडम झाओ यू अपने रूम में एक्स्ट्रा क्लास ले रही है और यंग मास्टर झाओ ने एक्स्ट्रा क्लास छोड़ दी है और उसके दोस्तों के साथ होटल गया है और उसने पूरा होटल बुक कर रखा है और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर गेम खेल रहा है। तो जियाओ कहती है कि ये इतनी छोटी उम्र में इस तरह जाकर गेम खेलता है और इतना पैसा बर्बाद करता है। तो आंट वांग कहती है कि वो अक्सर खेलने के लिए बाहर जाता है और आजकल तो बड़े अधिकारियों के सभी बच्चे इस तरीके से बाहर जाकर गेम खेलते हैं और लाखों युआन डॉलर ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो जियाओ कहती है कि झाओ याओ सच में बहुत बिगड़ गया है, वो काफ़ी निकम्मा हो गया है और उसे लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं, तो वो उन्हें ऐसे ही खर्च करता रहता है। और फिर जियाओ क्याओ मन में सोचती है कि मुझे याद आया कि नोवेल में झाओ याओ जो है वो इंटरनेट का एडिक्ट हो गया था और बाद में वो ड्रग का एडिक्ट भी बन गया था। और फिर जियाओ ज़ोर से कहती है कि मैं उसे सबक ज़रूर सिखाऊँगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम झोउ यूचेंग के ऑफ़िस का सीन देखते हैं, जहाँ पर झोउ यूचेंग से उनका असिस्टेंट कह रहा होता है कि आंट वोंग का कॉल आया था और वो बता रही थी कि मिसेज़ जियाओ ने तुरंत झाओ याओ के सभी बैंक अकाउंट फ्रीज़ करने के लिए कहा है। और फिर झोउ यूचेंग उसे कहता है कि ठीक है, आंट वांग ने जैसा भी तुमसे कहा है, वैसा ही करो। और फिर झाओ याओ के सारे बैंक अकाउंट्स जो है वो फ्रीज़ हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम होटल में देखते हैं, जहाँ पर झाओ याओ अपने से ज़्यादा उम्र के दोस्तों के साथ में गेम खेल रहा होता है, लेकिन झाओ यूचेंग गेम में इतना अच्छा नहीं होता है, तो वो गेम हार जाता है और झाओ याओ गेम में अपने प्लेयर की पावर बढ़ाने और अपने दोस्तों के प्लेयर की पावर बढ़ाने के लिए पैसे डालने लगता है, तो पेमेंट नहीं होता है। तो वो सोचता है कि ये कैसे हो गया। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आता है और वो कहता है कि मिस्टर झाओ याओ, हमें आपकी मॉम का कॉल आया था और आपको उन्होंने तुरंत घर बुलाया है और हमें आपको खेलने नहीं देने का ऑर्डर आया है। और फिर जाओ यूचेंग घर आ जाता है और जहाँ पर उसे गेट पर ही जियाओ मिल जाती है, जहाँ पर जाओ याओ उसे कहता है कि मेरा कार्ड फ्रीज करवाने का तुम्हें किसने अधिकार दिया? आज आपने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। और आगे वो कहता है कि ये सब मेरे डैड का है और ये सारा पैसा भी मेरे डैड का है। आपको क्या लगता है, क्या मैं मेरे डैड से आपके खिलाफ शिकायत नहीं करूँगा? तो जियाओ कहती है कि जाओ कर दो और फिर वो उसे कहती है कि आखिर में फैसला मेरे हाथ में ही आएगा और तुम्हारे डैड ने सब कुछ मेरे हवाले कर दिया है। तो झाओ याओ कहता है कि आप झूठ बोल रही है और आप सच में एक बहुत बुरी औरत है। और झाओ याओ वहां से अंदर जाने लगता है, तो जियाओ आवाज लगाकर घर की दूसरी सर्वेंट से कहती है कि झाओ याओ के सारे गेम कंसोल्स को जब्त कर लो और रोज सारा होमवर्क खत्म करने के बाद ही इसे गेम खेलने देना है, और वो भी सिर्फ 1 घंटा। और फिर झाओ याओ वहां से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओ खुद खाना बना रही होती है, तो आंट वांग वहां पर आकर कहती है कि आप अचानक खाना क्यों बना रही हैं? तो जियाओ कहती है कि आंट वांग, ये दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ और करूँ। और फिर वो वापस खाना बनाने लगती है, तो उसका हाथ जल जाता है और बर्तन में आग लग जाती है, क्योंकि वो काफ़ी समय से आंट वांग से बातें कर रही होती है। तो उसका ध्यान खाने पर नहीं होता है और खाना पूरी तरीके से जल गया होता है। फिर आंट वांग कहती है कि ये खाना तो अब खाने लायक ही नहीं बचा है। तो जियाओ कहती है कि मेरे पास अब प्लान बी है और वो है कि बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवाना। और फिर वो टेबल पर काफ़ी अच्छे से उस खाने को सजा देती है। तो जियाओ कहती है कि आंट वांग, दोनों शरारती बच्चे किधर गए?
तो आंट वांग कहती है कि वो अभी ट्यूशन गए हैं। और फिर आंट वांग देखती है कि उनके घर आने का समय हो गया है, तो आंट वांग जल्दी से वॉकी टॉकी पर सबको कहती है कि मास्टर झाओ याओ और यंग लेडी झाओ यू आने वाले हैं, सभी तैयार हो जाओ। तो जियाओ कहती है कि ये सब तामझाम की क्या जरूरत है। और वहीं हम देखते हैं कि झाओ याओ और झाओ यू ट्यूशन से आ चुके होते हैं। और जब वो दोनों अंदर आते हैं तो सभी लोग उनका ऐसे वेलकम करते हैं जैसे वो राजकुमार और राजकुमारी हो। और वो दोनों अपना स्वेटर और अपने बैग को हवा में उछाल देते हैं और उनके सर्वेंट जो है बेचारे उन्हें पकड़ने लगते हैं। और जैसे ही वो घर में अंदर एंटर करने वाले होते हैं तो दो सर्वेंट चलते चलते ही उनके शूज निकाल लेते हैं। और ये सब वहीं पर खड़ी जियाओ जो है अंदर से देख रही होती है। और जियाओ को जाओ याओ जो है वहां पर खड़े हुए देख लेता है। तो जियाओ याओ कहता है कि आप बुरी औरत हैं और यहाँ पर क्या कर रही हैं, वो हम पर नजर रखना बंद करो और अपने काम से काम रखो। लेकिन जियाओ वहां पर गुस्सा नहीं होती है और वो उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि मम्मी अब से घर पर रहेगी और तुम दोनों के साथ ज्यादा समय बिताएगी। मैंने आज तुम दोनों के लिए कुछ खास बनाया है। और फिर दोनों बच्चे खाना खाने के लिए जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर जियाओ भी जाकर बैठ जाती है और जियाओ कहती है कि मैंने आज ये सब तुम्हारे लिए खुद बनाया है। और फिर जाओ यू को ये बात बहुत पसंद आती है और वो कहती है कि वाकई सब कुछ आपने बनाया है। और फिर जाओ याओ वहां पर कहता है कि इसमें क्या हुआ, ये सब काम आप ही को करने चाहिए। लेकिन जाओ यू जो है सोच रही होती है कि ये सब पहली बार है जब उनकी मॉम ने उनके लिए कुछ बनाया है। तभी वहां पर आंट वांग आती है और वो कहती है कि जियाओ, सू जिहेंग आपसे मिलने के लिए बाहर आया है। तो जियाओ मन ही मन सोचती है कि वो मरा हुआ घटिया आदमी जो प्लास्टर की शक्ल जैसा है, जिसे पिछली बार मैंने धमकी दी थी, वो इतनी जल्दी वापस यहाँ पर आ गया है, लगता है कि उसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर जियाओ सू जिहेंग से मिलने के लिए वहां से चली जाती है, जहाँ पर सू जिहेंग जियाओ का हाथ पकड़ने हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, पिछली बार जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम जो यूचेंग से जल्दी से तलाक ले लो और हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। और उनकी ये सारी बातें यहाँ पर बच्चे छुपकर सुन रहे होते हैं। और फिर जियाओ सू जिहेंग से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मैं तुमसे फिर कह रही हूँ कि तुम्हारे जैसे गंदे आदमी के साथ मुझे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ पर मत आना। और फिर जियाओ वहां से आने लगती है तो सू जिहेंग जियाओ को पीछे से पकड़ लेता है और जियाओ उसे मार कर खुद को छुड़ा लेती है और कहती है कि तुम बहुत बुरे आदमी हो, अगर तुमने मेरे और करीब आने की हिम्मत की तो मैं झोउ यूचेंग से तुम्हें दिवालिया करवा दूंगी और इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर जियाओ कियाओ जो है वहां से अंदर आ जाती है और अंदर आकर वो वापस खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाती है, जहाँ पर झाओ याओ और झाओ यू पहले से ही आकर बैठ गए होते हैं। और झाओ यू कहती है कि मॉम आज आपने बहुत मेहनत से हमारे लिए ये सब कुछ बनाया है, आपको ये आइस्ड कोला जो है जरूर टेस्ट करनी चाहिए। और फिर जियाओ बड़े ही प्यार से उसे पीने लगती है, लेकिन उसे तो इन दोनों ने उसके साथ मस्ती करने के लिए बनाया हुआ होता है, जिसमें इन लोगों ने साबुन मिलाया होता है और उसका टेस्ट वाकई में बहुत ज्यादा खराब होता है, तो उसे मुंह से निकाल देती है और दोनों बच्चे उसे ऐसा करते हुए देखकर हंसने लगते हैं। और फिर जियाओ वॉशरूम में जाकर मुंह साफ करने लगती है तो उस तौलिए पर भी काला कलर लगा होता है। जैसे ही वो उसका मुंह पहुंचती है तो उसका मुंह भी काला हो जाता है और पीछे से दोनों बच्चे उसे देखकर उसे हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि हीरोइन, कि तुम कौन हो हीरोइन। और फिर जियाओ को गुस्सा आता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे जाने लगती है, तो वे लोग बाथरूम के गेट पर सेलो टेप लगा देते हैं, जिससे जियाओ जैसे ही बाहर आने लगती है तो वो उसके होठ से चिपक जाती है और फिर वो पीछे हट जाती है। फिर जाओ यू जियाओ के ऊपर वाटर गन चलाकर उसे गीला कर देती है, जिससे जियाओ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उन दोनों बच्चों को पकड़कर उल्टा करके उन्हें वहां पर लेटा देती है और उन्हें चप्पल से मारने लगती है और उन्हें जब तक मारती रहती है जब तक वो खुद की गलती नहीं मान लेते। तभी वहां पर जो यूचेंग आ जाता है और वो दोनों बच्चे वहां पर खड़े होकर जो यूचेंग के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि इस औरत ने हमें बहुत मारा। लेकिन जो यूचेंग उनकी बात नहीं सुनता है और जियाओ से पूछता है कि अब इन दोनों ने क्या मुसीबत खड़ी कर दी है। तो जियाओ मनी मन सोचती है कि ये दबंग सीईओ पति तो वास्तव में काफी ज्यादा दूरदर्शी वाला व्यक्ति है, इसने डायरेक्ट इनसे पूछने के बजाय मुझसे पूछा। और फिर वो कहती है कि देखो इन्होंने मेरे मुंह का क्या हाल कर दिया है और इन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक में साबुन मिलाकर पिला दिया है। तो जो यूचेंग भी हंसते हुए कहता है कि लेकिन तुम तो सच में काफी अच्छी लग रही हो। तो जियाओ कहती है कि तुम किस पर हंस रहे हो, और वो कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही है, तुम्हारी वजह से ही ये बच्चे इतने बिगड़े हुए हैं और इन्हें डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है और इन्हें तुम कुछ सिखाने के बजाय और भी बढ़ावा देते हो। और फिर जो यू कहती है कि डैड हमारी कोई गलती नहीं है, जियाओ ने ही पहले हमें परेशान किया था। तो जो यू चेंग कहता है कि तुम्हारी मॉम कुछ गलत कर सकती है लेकिन वो झूठ कभी नहीं बोल सकती है। लेकिन जाओ यू जो है मुंह बनाते हुए कहती है कि डैड पहले उन्होंने ही हमें धमकाया था। और फिर जो यूचेंग कहता है कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं लिविंग रूम के सिक्योरिटी कैमरे के फुटेज देख लूं, जिसे मुझे सब सच सच पता चल जाएगा, या फिर तुम लोग मुझे सब कुछ सच बताओगे। तो जाओ याओ कहता है कि ये तो हमारी प्राइवेसी का सीधे सीधे उल्लंघन है और आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जियाओ कहती है कि मेरे मोबाइल में ब्लॉग्स वाली अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग्स भी है और उसमें सब कुछ है, तो क्या आप लोग इसे देखना चाहेंगे।
और फिर वो उनसे पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या हुआ था। और फिर झाओ यू कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए डैड, हमने पहले मम्मी को बेवकूफ़ बनाया था। तो झाओ याओ उसे कहता है कि तुम गद्दार हो, क्या तुम भूल गई कि हम एक ही टीम में थे और हमने मिलकर इस बुरी महिला को खत्म करने का प्लान बनाया था। तुम तो सच में बहुत बुरी टीममेट हो। तो झाओ यू रोने लगती है और वो कहती है कि मुझे तानसु जिहेंग जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो यहाँ पर मम्मी से मिलने आया था, इसीलिए हमने ऐसा किया। ऐसे में फिर जियाओ जो है वो बात को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि आज के मामले को यहीं पर भूल जाते हैं, लेकिन आज से तुम लोगों को घर के सर्वेंट्स के साथ ठीक से व्यवहार करना होगा और जो गंदगी फैलाई है जाकर उसे साफ करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी पॉकेट मनी आज से बंद। और इतने में ही दोनों बच्चे कहते हैं कि हम आपकी बात क्यों माने। तो मिस्टर जोव कहता है कि तुम्हारी मम्मी सही कह रही है, तुम्हें अब जाकर तुम्हारी मम्मी की बात माननी चाहिए। क्या तुम लोग उनकी बात को समझ गए हो या फिर मैं बताऊं? और फिर दोनों बच्चे वहां से हाँ करके चले जाते हैं। और फिर जियाओ जो यूचेंग से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। तो जो यूचेंग कहता है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और वो जियाओ को ब्लैक कार्ड देते हुए कहता है कि ये आपकी सैलरी है और बच्चों का तुम बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम दोबारा उस सु जिहेंग से मत मिलना। मैं तुम दोनों के साथ में और नहीं देखना चाहता हूँ। तो जियाओ उस कार्ड को लेकर बहुत खुश होती है। तो वो बस उनकी बातों के लिए उसे हाँ में हाँ मिलाई जा रही होती है, और वो कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं गारंटी देती हूँ कि मैं अपना काम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करूँगी। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर जो चेंग भी उसकी बात से सुनकर काफ़ी खुश होता है कि कम से कम इसने इस बार सू जीहेंग से न मिलने वाली बात को इतनी आसानी से मान लिया, और इस बार उसके थॉट्स भी काफ़ी अच्छे थे। और फिर जो यूचेंग आंट वांग को वहाँ पर आवाज़ लगाता है और कहता है कि किसी भी आदमी को चियाओ के पास जाने की अनुमति नहीं है, खासकर सू जीहेंग को, और इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। और फिर जो यूचेंग ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर ली कियाओ से मिलने के लिए सू जिहेंग गया होता है, और वो ली कियाओ से कहता है कि मैं जियाओ को नहीं मना पाया। और ली कियाओ उसे कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे और उसके मिलने का एक बार इंतजाम करवा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम इस बार कामयाब नहीं हुए तो इसका नतीजा बुरा होगा। और इस तरीके से वे लोग यहाँ पर प्लानिंग बना रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम एक शॉपिंग मॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर जियाओ कियाओ शॉपिंग करने गई हुई होती है, और वो साथ में उन दोनों बच्चों को भी लेकर आई हुई होती है, और वो उनसे उसकी शॉपिंग का सारा सामान उठवा रही होती है। और चलते-चलते वो दोनों बेचारे बच्चे बहुत थक जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम बहुत थक चुके हैं, अब हमसे इन सामानों को और उठाया नहीं जाएगा। और वो सामानों को नीचे गिरा देते हैं, और वो कहता है कि मैं डैड को बताऊंगा कि तुम हमें परेशान कर रही हो। तो जियाओ कहती है कि तुम्हारे डैड अब सिर्फ मेरी बात मानते हैं, तो जल्दी से सारा सामान उठाओ और मेरी शॉपिंग करने में मदद करो। और फिर जियाओ वहां से आगे चली जाती है और वो दोनों बच्चे सारा सामान उठाने लगते हैं। और जैसे ही वो आगे जाने लगते हैं तभी वहां पर एक आंटी और एक छोटा बच्चा डब्बू आ जाता है, जो कि झाओ याओ से जाकर टकरा जाता है। और डब्बू कोई और नहीं बल्कि ये भी झाओ याओ की क्लास में ही पढ़ता है, लेकिन वो एक दबंग लड़का है और वो उसे हमेशा डराने की कोशिश करता है। तो डब्बू की मॉम इन लोगों से कहती है कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है क्या, तुम लोग देख कर नहीं चल सकते हो। और फिर आगे वो कहती है कि अरे ये तो झो फैमिली के नाजायज बच्चे हैं। तो झो यू कहती है कि तुम्हें मेरे भाई को धमकाने की इजाजत नहीं है, और हम नाजायज बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं हैं। और फिर डब्बू यहाँ पर झो यू को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली कियाओ झो यूचेंग के ऑफिस में आ गई होती है, और वो उसे बता रही होती है कि शॉपिंग मॉल में अभी अभी आपके बच्चों को मैंने देखा, जहाँ पर एक लेडी आपके बच्चों को बहुत परेशान कर रही है, और वो काफी डरे हुए हैं और रो रहे थे। तो झो यूचेंग जल्दी से वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। इधर शॉपिंग मॉल में जियाओ आगे आ चुकी होती है और एक शॉप में कैप पहनकर ट्राई कर रही होती है, और वो आवाज लगाती है कि जाओ यू मुझे बताओ कि ये कैप कैसी लग रही है। तो वहां पर किसी की आवाज नहीं आती है। तो जियाओ उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाती है, और जियाओ को वहां पर बच्चे खड़े हुए दिखते हैं। तो जियाओ जल्दी से उनके पास जाने लगती है, लेकिन तभी बीच में सू जिहेंग उसे रोक लेता है। तो जियाओ कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, तो फिर तुम मेरे सामने अपनी बदसूरत शक्ल लेकर आ गए हो। तो सू जिहेंग कहता है कि मुझे तुम्हें समझाने का एक मौका तो दो, लेकिन जियाओ सू जिहेंग की कोई बात नहीं सुनती है, और वो वहां से उसे डांटते हुए आने लगती है। तभी सबका ध्यान जियाओ पर जाकर पड़ता है। और फिर डब्बू की मॉम कहती है कि तुम्हारी मॉम तो वो रही, तुम लोगों को वो यहाँ पर छोड़कर किसी हैंडसम लड़के के साथ डेटिंग के बारे में सोच रही है। और फिर झाओ यू रोते हुए कहती है कि हम आप पर कभी विश्वास नहीं करेंगे मॉम। तभी जियाओ उन बच्चों के बारे में सोचती है कि ये दोनों छोटे बेवकूफ एक और गलतफहमी का शिकार हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। और जियाओ वहां पर सू जिहेंग को लात मारकर आने लगती है। तभी सामने से जो यूचेंग और ली कियाओ वहां पर भागते हुए आते हैं। तो इधर से जियाओ के पीछे से सू जिहेंग भी जो है उसे अपनी बाहों में भर लेता है, और जियाओ जो है सू जिहेंग को छुड़ाने लगती है। और इधर दूसरी तरफ ली कियाओ जोर जोर से कह रही होती है कि जियाओ तो अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे लोगों के साथ रोमांस कर रही है। और इधर जियाओ खुद को सू जिहेंग से छुड़ाती है और उसे एक थप्पड़ मारती है, और उसे कहती है कि तुम कितने बेशर्म हो, मुझे लगता है कि मेरी लात थोड़ी हल्की थी, इसीलिए तुम अभी तक यहाँ पर खड़े हुए हो। और फिर जियाओ उन बच्चों के पास आती है। तो ली कियाओ कहती है कि जियाओ मैं तुम्हें काफी अच्छा मानती थी,
लेकिन तुम तो अपने ही हस्बैंड के पीछे सू जियंग के साथ डेट कर रही हो और अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम्हें इस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रहना चाहिए। तुम्हें अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। देखो तुमने तुम्हारे बच्चों को रुला दिया है। और फिर सू जियंग वहां पर कहता है कि मिस्टर झो, मैं और जियाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए प्लीज हमारी बात को समझिए। और जियाओ वहां पर कहती है कि चुप हो जाओ, मुझे सब पता है कि आज का ये शॉर्ट ड्रामा तुम लोगों ने ही डिजाइन किया है। और वो वहां पर ली कियाओ से कहती है कि तुम तो बस मेरा तलाक करवाने में लगी हुई हो। और फिर वो लड़की जो यूचेंग से कहती है कि तुमने देखा ना कि जियाओ किस तरीके की लड़की है और ये कितनी बिगड़ी हुई है। तो जो यूचेंग कहता है कि मुझे जियाओ जैसी है वैसी ही पसंद है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हमारे फैमिली मैटर में ना बोलो। और मेरी वाइफ को इस तरीके से फंसाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को अभी इसके लिए जेल भिजवा सकता हूँ, और इसीलिए बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से तुरंत निकल जाओ। और फिर जियाओ जो है वहां पर खड़ी हुई औरत से कहती है कि इन बच्चों से माफी मांगो, तुमने मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? और फिर जियाओ झाओ याओ से पूछती है कि डब्बू ने ही तुम्हें धक्का दिया था ना, चलो इसे वापस जाकर धक्का दो। तो डब्बू उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे धक्का दिया तो मैं पूरी क्लास में तुम्हारा बाइकआउट करवा दूंगा। और फिर डब्बू की मोम कहती है कि मिस्टर झो यूचेंग, ये तो बच्चों का मैटर है और ये सिर्फ एक मजाक था, उसे लेकर हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और फिर जियाओ कहती है कि वाह, आपका बच्चा इतनी शैतानी करता है और आप उसे कुछ नहीं बोल रही है। इसका मतलब है कि तुम जो कुछ भी बोलोगी हम उसे मान लेंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उससे माफी मांगो। और फिर जो युचेंग उसके बेटे से कहता है कि जैसा मम्मी कहती है वैसा करो, आगे मैं संभाल लूंगा। और फिर जाओ याओ जाकर डब्बू को धक्का देता है और उसे नीचे गिरा देता है। और फिर जाओ युचेंग फिर से अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि इन दोनों को यहाँ से ले जाओ और इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दो। फिर हम देखते हैं कि ये लोग मॉल से घर आ चुके होते हैं, जहाँ पर जो युचेंग दोनों बच्चों से बोलता है कि जाओ, आज तुम लोग बहुत थक गए होंगे, जाकर आराम करो। और फिर जियाओ यहाँ पर खड़ी होकर सोच रही होती है कि ये दोनों घर के अंदर तो बिल्कुल टाइम बॉम्ब की तरह रहते हैं और बाहर कोई भी इनको ऐसे डरा कर चला जाता है। ये दोनों काफ़ी अजीब हैं। और फिर जियाओ जो युचेंग से बोलती है कि आज तो मॉल में काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन मॉल में मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे वहाँ पर फंसाया गया था और ये ट्रैप मेरे लिए ली कियाओ और उसके आदमी ने मिलकर बनाया था। मैं सच में तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, प्लीज़ मुझ पर विश्वास करें। तो फिर जो युचेंग उसे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और फिर जियाओ थैंक यू बोलकर वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब लोग उठकर खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ झाओ यू को खाना अच्छा नहीं लगता है, तो वो खाने को डस्टबिन में डाल देती है। और कुछ देर बाद यहाँ पर सर्वेंट शियाओ जे पानी लेकर आता है और वो पानी के गिलास को टेबल पर रख रहा होता है, तो वो पानी का ग्लास उसके हाथ से छूट जाता है। तो झाओ याओ के खाने और शर्ट पर वो पानी गिर जाता है। तो झाओ याओ गुस्सा हो जाता है और शियाओ सर्वेंट से कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अगर तुम्हें काम करना नहीं आता है तो यहाँ से चले जाओ। और ऐसा बोलकर वो उसके हाथ में बंधी घड़ी को उतार कर एक तरफ डाल देता है। और फिर हम देखते हैं कि जियाओ चिल्लाकर खड़ी होती है और फिर झाओ याओ से बोलती है कि जो वॉच तुमने खोलकर फेंक दी है उससे शियाओ जे यानी कि इस सर्वेंट की ट्यूशन की फीस जाती है और तुम्हें इसकी कोई कदर नहीं है। और फिर जियाओ झाओ यू से बोलती है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो खाना तुमने डस्टबिन में डाला है उसे बाहर के गरीब बच्चे खाने के लिए तरसते हैं। मुझे लगता है कि तुम दोनों को पैसों का कुछ ज्यादा ही घमंड बढ़ गया है। और फिर जियाओ शियाओ झे को बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी दादी एक वॉन्टन स्टोर चलाती है और वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, क्या तुम हमें वहाँ लेकर चल सकते हो? और वो कहता है कि बिल्कुल। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शियाओ जे इन्हें इनकी ग्रैंड माँ की स्टॉल में लेकर आ जाता है और ये लोग स्टोर पर जाते हैं, जहाँ पर झाओ याओ बोलता है कि ये जगह कितनी गंदी है और झाओ यू भी वहाँ पर नखरे करने लग जाती है। तो झाओ यू इन दोनों को चपेट लगाती है और इन दोनों से बोलती है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर खाना खाने आए हो तो बिना खाना खाए कैसे जा सकते हो, और जब तक खाना रेडी होता है तब तक हम ग्रैंडमा की कुछ मदद करवा देते हैं। और फिर ये दोनों मना कर देते हैं। तो जियाओ बोलती है कि अगर तुम लोगों ने ये नहीं किया तो तुम्हारी नेट कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी में बंद करवा दूंगी और तुम दोनों के पूरे साल का पॉकेट मनी भी बंद करवा दूंगी। और उसकी इस बात को सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं और वो जाकर बर्तन साफ करने लग जाते हैं। और तभी यहाँ पर एक बच्चा आता है। तो जियाओ ग्रेनी से पूछती है कि ये कौन है ग्रेनी? तो ग्रेनी बताती है कि ये मेरा ग्रैंडसन है, जिसका नाम श्याओ यून है। और ग्रेनी आगे बताती है कि ये स्कूल जाता है और स्कूल से वापस आने के बाद ये रिसाइकिल करने लायक सामान को इकट्ठा करने जाता है। और फिर यहाँ पर जियाओ झाओ याओ और झाओ यू को बताती है कि श्याओ जे और श्याओ यून की मॉम डैड की डेथ पहले ही हो गई थी और उसके बाद से ये लोग कड़ी मेहनत करके ट्यूशन फीस के लिए पैसे निकालते हैं और अपना पेट भी भरते हैं। और आगे जियाओ झाओ याओ और झाओ यू से पूछती है कि क्या अभी भी तुम लोग खाना वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो? तो ये दोनों यहाँ पर मना कर देते हैं। और फिर श्याओ जे बोलता है कि चलो जल्दी से आ जाओ, गरम गरम वॉन्टन बना है। और फिर सभी लोग टेबल पर बैठकर खाना खाने लग जाते हैं।
तभी झाओ याओ श्याओ जे से माफी मांगता है और श्याओ जे बोलता है कि कोई बात नहीं। और ये लोग खाना खाने के बाद यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर झोउ यूचेंग भी आ जाता है और वो भी इनकी हेल्प करवाने लग जाता है। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर झाओ याओ और झाओ यू बैठकर पढ़ रहे होते हैं और उनके साथ झाओ यूचेंग भी बैठा होता है। तभी वहां पर जियाओ भी आकर बैठ जाती है और झाओ यूचेंग के हाथ से गलती से पेन नीचे गिर जाता है। तो जियाओ और झाओ यूचेंग दोनों उस पेन को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से इन दोनों का यहाँ पर किस हो जाता है और फिर जियाओ माफी मांगते हुए वहां से चली जाती है। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर झाओ याओ और झाओ यू गाड़ी में बैठे होते हैं। तो जियाओ आती है और वो उन्हें सरप्राइज बोलती है। तो झाओ याओ बोलता है कि हमें सरप्राइज किस लिए बोला। तो जियाओ तो जियाओ उन्हें बताती है कि आज से मैं तुम्हें स्कूल लाने और ले जाने का काम करूंगी। और फिर जियाओ कियाओ इन लोगों को स्कूल छोड़ देती है। और फिर हम देखते हैं कि जब वो वापस घर पर आती है और सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पी रही होती है, तभी झाओ याओ की टीचर का कॉल उसे आता है और टीचर उसे स्कूल बुलाती है। तो कुछ देर बाद झाओ कियाओ जो है स्कूल जाती है, जहाँ पर टीचर झाओ याओ को डांट रही होती है क्योंकि झाओ याओ ने स्कूल में एक बच्चे को धक्का दिया था। और तभी यहाँ पर जियाओ आ जाती है और फिर टीचर जियाओ को बताती है कि आपके बच्चे के इस बार बहुत कम मार्क्स आए हैं और आपका बच्चा आकर मुझसे झूठ बोल रहा है कि इतने कम मार्क्स मेरे नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पर ली कियाओ भी आ जाती है और जियाओ उसे यहाँ पर देखकर सोचती है कि ये झाओ याओ की टीचर है। तो जियाओ बताती है कि मुझे मेरे बच्चे पर पूरा भरोसा है, उसके इतने कम मार्क्स नहीं आ सकते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर ली कियाओ बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि टीचर्स ने कुछ गड़बड़ी की है तो तुम्हें अपने बच्चे पर भरोसा करके उसे दोबारा एग्जाम में बिठाना चाहिए। और अगर इसके बाद भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो तुम बिना बोले इन दोनों का नाम स्कूल से कटवा देना। तो फिर जियाओ बोलती है कि ठीक है, अगर मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए तो आप दोनों को इससे माफ़ी मांगनी होगी। और फिर जाओ याओ का वहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट करवा देते हैं और जाओ याओ यहाँ पर पूरे में से पूरे नंबर लेकर आता है। और फिर ली कियाओ उन्हें बोलती है कि तुम लोगों ने कुछ ना कुछ चीटिंग की है और फिर वो माफ़ी भी नहीं मांग रही होती है और उनकी यहाँ पर इस तरीके से बहस होने लग जाती है। तो जियाओ झोउ यूचेंग को कॉल कर देती है और बोलती है कि मिस्टर झोउ यूचेंग, आज आपके बच्चे ने एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स लाए हैं, तो इसकी खुशी के लिए उनके लिए जल्दी चॉकलेट्स लेकर आओ। तो कुछ देर बाद मिस्टर झोउ यहाँ पर आ जाते हैं और झोउ यूचेंग साथ में स्कूल की प्रिंसिपल को भी लेकर आता है। तो प्रिंसिपल मैडम टीचर झाओ और उनकी टीचर ली कियाओ को यहाँ से अपने ऑफिस में ले जाती है और झाओ यूचेंग यहाँ पर सभी बच्चों के लिए पेस्ट्री लाया होता है। तो सभी बच्चे यहाँ पर पेस्ट्री खा रहे होते हैं और फिर जाओ यू जियाओ के पास आती है और उसे एक फ्लावर देकर बोलती है कि मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैंने पहले किया वो सब मेरी गलती थी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस प्रकार यहाँ पर जियाओ से वो माफ़ी मांग रही होती है। तभी वहाँ पर झाओ याओ भी आ जाता है और वो भी एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता बनाकर लाया होता है और फिर वो भी जियाओ से माफ़ी मांगता है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में ली कियाओ ग्रैंडपा के पास चली जाती है और जाकर ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा, जो यूचेंग और जियाओ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मुझे स्कूल से भी निकलवा दिया। मैंने जियाओ से बस इतना कहा था कि तुम बच्चों को बिगाड़ रही हो क्योंकि तुम सारा दिन उन्हें गेम खेलने देती हो। तो जियाओ ने मुझे मारा और मुझे गालियां भी दी। और यही नहीं ग्रैंडपा, मैंने जियाओ को दूसरे मर्दों के साथ भी देखा है और उसे मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि ये बच्चों की परवरिश के लिए सही नहीं है। तो उसने कहा कि वो मैडम झो है और उसे मुझे ऐसी बातें बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन ग्रैंडपा, मैंने तो ये सब बस झो फैमिली के लिए किया है। और फिर वहीं पर खड़े तांसु कहते हैं कि झाओ याओ और झाओ यू अभी छोटे बच्चे हैं, उनकी बातों पर अभी तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि बहुत हो गया और वो तुरंत उनके हाउसकीपर को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि झो यूचेंग को कहो कि वो जियाओ के साथ तुरंत यहाँ पर आए। और ये सुनकर ली कियाओ मन ही मन में सोचती है कि अब जियाओ को मैं नहीं छोड़ूंगी। और वहीं पर खड़ा तांसु मन ही मन में सोचता है कि वाह ली कियाओ, तुमने क्या एक्टिंग की है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये तांसु कोई और नहीं बल्कि मिस्टर झो का चचेरा भाई है, जिसे इन्होंने बहुत साल पहले गोद लिया था। और ये काफ़ी टाइम से झो फैमिली में रहकर ग्रैंडपा की मदद करता है और वो उनके साथ ही रहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ये सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और कहता है कि ग्रैंडपा का कॉल आया था और उन्होंने आप लोगों को आज रात पुराने घर पर बुलाया है और उन्होंने कहा है कि खास तौर पर आप आपकी वाइफ जियाओ को घर जरूर लेकर जाएं। और फिर जो यूचेंग और जियाओ वहाँ से बच्चों के साथ ग्रैंडपा से मिलने के लिए पुराने घर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो सब गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगते हैं। तो झो यूचेंग कहता है कि अगर ग्रैंडपा कुछ भी पूछे तो मैं संभाल लूंगा, तुम कुछ मत कहना। तभी वहाँ पर ली कियाओ आ जाती है जो कहती है कि ग्रैंडपा, आप लोगों का कब से इंतजार कर रहे थे, चलो ग्रैंडपा से मिलते हैं। और फिर जो यूचेंग और बच्चे अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जियाओ को ली कियाओ रोक लेती है और कहती है कि आज रात तुम बस जो फैमिली से निकाले जाने का इंतजार करो। तो जियाओ कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जियाओ भी अंदर ग्रैंडपा से मिलने के लिए अंदर जाती है। यहाँ पर जियाओ जैसे ही अंदर जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ट्रैप बिछाया हुआ है। और फिर जियाओ तांसु को देखकर झो यूचेंग से पूछती है कि ये कौन है। तो झो यूचेंग बताता है कि ये मेरा चचेरा भाई है और इसका नाम तांसु है।
और फिर तानसो उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग आ ही गए, हम लोग तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, आओ आकर बैठ जाओ। और फिर जाओ याओ और जाओ यू दोनों जाकर ग्रैंडपा को नमस्ते करते हैं और ग्रैंडपा उन्हें देखकर काफ़ी खुश होते हैं और वो उन्हें अपने पास बुलाकर उन्हें गले लगा लेते हैं। और फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि जो यूचेंग तुम्हें पता है कि जियाओ ने क्या किया है, और वो अपने पास से कुछ फ़ोटो निकालते हैं जिसमें जियाओ किसी आदमी के साथ होती है और ग्रैंडपा आगे कहते हैं कि यह हमारी जो फैमिली की चीफ बनने के लायक नहीं है और ये तो अपने बच्चों के लिए माँ बनने के लायक भी नहीं है। तभी ली क्याओ कहती है कि जियाओ जब तुम्हारे पास जो यूचेंग है तो तुम्हें और लोगों से रिश्ता बनाने की क्या ज़रूरत है। और फिर वो आगे कहती है कि पहले तुम सू जिंगे के साथ रहती थी और अब ये एक नया अजनबी आदमी, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। और ये सब जो फैमिली के लिए काफ़ी शर्मनाक बात है। और फिर जियाओ ली कियाओ से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में जेंट्स और लेडीज़ के थॉट्स के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम वहाँ इनके स्कूल में टीचर कैसे बन गई, इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम्हें न्यूरो सर्जन से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए और तुम्हें अच्छे से तुम्हारी जांच करवानी चाहिए। जांच तुम्हारा इलाज जितना जल्दी शुरू हो जाएगा उतना ही अच्छा होगा। और फिर जाओ याओ वहाँ पर कहता है कि ग्रैंडपा ये सब झूठ है, इस फोटो में तो मेरे ई स्पोर्ट कोच है और आपने मेरी मोम को गलत समझा है। और ये एक ऐसी बात थी जिसे मैंने अपनी मॉम को सीक्रेट रखने के लिए कहा था और ये मेरे ई स्पोर्ट कोच हैं। तभी जो यू वहाँ पर खड़ी होकर कहती है कि मेरी मम्मी सबसे अच्छी है। तो जियाओ ये सब देखकर काफ़ी खुश होती है कि उसने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा, इसीलिए बच्चे उसे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे समझने में गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो फिर ली कियाओ कहती है कि ग्रैंडपा भले ही जियाओ ने ऐसा नहीं किया हो, लेकिन वो अपने बच्चों को दिन भर वीडियो गेम खेलने के लिए देती है। तो फिर जाओ यूचेंग कहता है कि जाओ याओ तुम्हें इसके बारे में ग्रैंडपा को बताना चाहिए। तो जाओ याओ कहता है कि ग्रैंडपा मैं एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बनना चाहता हूँ और देश के लिए मैं गौरव हासिल करना चाहता हूँ और मेरे कोच ने मुझे कहा है कि मुझ में इससे रिलेटेड बहुत अच्छा टैलेंट है और मुझे ई स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। और फिर जो यूचेंग कहता है कि अगर तुमने ये फैसला कर लिया है तो तुम्हें इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी और इसके लिए तैयार रहो। और फिर ग्रैंडपा को वहाँ पर खांसी चलने लग जाती है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो जो यूचेंग कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ और फिर डॉक्टर आता है जहाँ पर वो ग्रैंडपा का चेकअप करता है और कहता है कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर झाओ याओ और झाओ यू कहते हैं कि ग्रैंडपा आपको कुछ नहीं होगा, आप पूरे 100 साल तक जिएंगे। और फिर ग्रैंडपा काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चे बहुत तरक्की करो। और फिर ग्रैंडपा जियाओ से कहते हैं कि आज जो भी हुआ उसके लिए मुझे दुख है। और फिर ग्रैंडपा को वापस खांसी चलने लगती है तो जियाओ डॉक्टर से कहती है कि ग्रैंडपा को इतनी खांसी क्यों चल रही है, क्या इन्हें कोई और बीमारी है। तो डॉक्टर थोड़ा सा घबरा जाता है और जियाओ को यहाँ पर डाउट हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर डॉक्टर कहता है कि दादाजी को कुछ नहीं हुआ है, ये बस बुढ़ापे में होने वाली कुछ छोटी-मोटी बीमारियां हैं। और फिर तानसु कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ग्रैंडपा का अच्छे से ध्यान रखता हूँ और मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर ग्रैंडपा भी कहते हैं कि तुम्हारे तानसु मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं और ये काफ़ी मेहनत भी करते हैं। और फिर जियाओ को याद आता है कि नोवेल में जो यूचेन का एक्सीडेंट होने के बाद ग्रैंडपा की भी अचानक मौत हो गई थी और परिवार की सारी प्रॉपर्टी उनके भले चचेरे भाई तानसु और ली कियाओ को मिल गई थी। और जियाओ ये सब कुछ सोचकर काफी डर जाती है। और फिर रात काफी हो जाती है और जाओ याओ और जाओ यू को नींद आने लगती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अब बच्चों को नींद आ रही है, तुम्हें अब जल्दी घर चले जाना चाहिए और इन्हें जाकर अच्छे से आराम से सुला देना। और फिर सभी लोग वहां से ग्रैंडपा से अलविदा कहकर जाने लगते हैं और तानसु भी उन्हें वहां गेट तक छोड़ने आता है और वो कहता है कि आराम से जाना। और फिर रास्ते में जियाओ जो यूचेंग से पूछती है कि आपके चचेरे भाई तानसु के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बताएंगे। तो जो यूचेंग कहता है कि जब वो छोटा था तो उन्होंने तानसु को गोद लिया था और वो काफ़ी अच्छा है और सभी से मुस्कुराकर अलविदा कहता है और उसका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा है और वो आम तौर पर बाहर नहीं जाता है। तो जियाओ कहती है कि क्या वही ग्रैंडपा का ख्याल रख रहा है। तो जो यूचेंग उसे कहता है कि हाँ। और फिर जियाओ उसे पूछती है कि क्या उसने कभी कंपनी के मामलों में भाग लिया है। तो जो यूचेंग कहता है कि वह कंपनी के मामलों से दूर ही रहता है, लेकिन हाल ही में उन्होंने बेस्ट सिटी न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट में भाग लिया था। साथ ही उन्होंने सी ब्रिज प्रोजेक्ट में भी हिस्सा लिया था और वो उन दोनों में शामिल हुए थे। और फिर जियाओ को याद आता है कि बेसिक क्रिएटिविटी में ये दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो उस दबंगे सीईओ के लिए सिरदर्द बने हुए थे। और फिर जो यूचेंग का एक्सीडेंट हुआ था, मतलब वो समय आने ही वाला है जब जो यूचेंग मरने वाला है, लेकिन उसके चचेरे भाई ने तो पूरी फैमिली को ही खत्म करने का प्लान बना रखा है। और फिर जियाओ कहती है कि मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। तो जो यूचेंग कहता है कि मेन सड़क का अभी काम चल रहा है, इसीलिए हम दूसरे रास्ते से आए हैं। और तभी जियाओ जो युचेंग से कहती है कि मुझे लगता है कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, जल्दी गाड़ी रोको। तो जो युचेंग कहता है कि हाँ तुम सच कह रही हो, गाड़ी में जरूर कुछ गड़बड़ी है, लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही है, मैंने पहले ही कोशिश कर ली है, मुझे लगता है कि ब्रेक फेल हो गया है और अब गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जियाओ कहती है कि हमें जल्दी गाड़ी को रोकने की कोशिश करनी होगी, या तो किसी रेलिंग से या किसी पेड़ से टकराने की कोशिश करो और हमें तुरंत रुकना होगा। और अगर हम तुरंत नहीं रुक पाए तो हमें कार से कूदना होगा
और आगे रास्ता भी काफ़ी खराब है, तो तुम्हें जल्दी करनी होगी। तो झोऊ युचेंग कहता है कि बच्चों को कसकर पकड़ लो, आगे सड़क पर चढ़ाई है और गाड़ी धीरे हो जाएगी, तो तुम बच्चों को लेकर घास की तरफ कूद जाना। और फिर जियाओ गेट खोल देती है और जैसे ही झोऊ युचेंग 3 तक गिनता है तो जियाओ बच्चों के साथ नीचे कूद जाती है और फिर बच्चे और जियाओ काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं और कार भी आगे जाकर पेड़ से टकरा जाती है और फिर जियाओ और बच्चे खड़े होकर झोऊ युचेंग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन झोऊ युचेंग वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो वो सब रोने लग जाते हैं और फिर जोऊ युचेन जो है थोड़ी देर बाद गाड़ी से बाहर निकल कर आता है और उसे देखकर सभी लोग खुश होते हैं और फिर सभी लोग वहाँ से घर चले जाते हैं। और घर पर आते ही जियाओ जोऊ युचेंग से कहती है कि जोऊ युचेंग, तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये कार एक्सीडेंट ज़रूर किसी ने जानबूझकर करवाया है। तो जोऊ युचेन कहता है कि तुम घबराओ मत, इस बारे में मुझे पता है। तो जियाओ कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं पूछोगे कि मुझे ये सब कैसे पता है। तो जोऊ युचेन कहता है कि मुझे पता है और जियाओ कहती है कि मुझे तो खुद को नहीं पता कि मैं कौन हूँ और आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? तो जो युचेंग उसे कहता है कि मुझे नहीं जानना, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। फिर जियाओ कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, पहले उस आदमी का पता लगाओ जिसने हमारी पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है। और इस बार सिर्फ कार एक्सीडेंट फेल हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वो लोग आगे हमें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। और फिर वो कहती है कि मुझे एक छोटा सा डाउट है कि ग्रैंडपा की बीमारी भी इससे जुड़ी हुई है और दरअसल मुझे तानसू पर डाउट है। तो झाओ युचेंग कहता है कि मुझे पता है और मैंने पहले ही लोगों को काम पर भेज दिया है और मुझे जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा और हमें बिना जल्दबाजी किए उन्हें जाल में फंसाना होगा, जिसके लिए हमें एक ज़बरदस्त प्लान बनाना होगा। तो जो चेंग कहता है कि हमें शादी के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखनी चाहिए जिसमें सबको बुलाएंगे और वो वहाँ पर खुद को नहीं रोक पाएगा, वो ज़रूर हमें चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा। तो फिर जियायु कहती है कि मुझे सब समझ में आ गया है, मैं समझ गई हूँ कि सांप को उसके बिल से बाहर निकालना ज़रूरी है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम शादी का सीन देखते हैं जहाँ पर जियायु सभी लोगों को वेलकम कर रही होती है और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर तानसु गुसेन भी आ जाता है और वो कहता है कि पिछली बार मैंने जिस प्रोजेक्ट में भाग लिया था उसमें मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या तुम मेरे साथ चलकर उस बारे में अकेले में बात कर सकते हो। और फिर जो युचेंग जियाऊ से कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। जियाऊ उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर जोऊ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं रात भर यहीं रहूंगा, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और फिर जियाऊ के पास ली कियाओ आ जाती है और वो जियाऊ के पास काफी देर तक खड़ी रहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर क्रश आ गया है जो तुम मेरे इतना पास आकर खड़ी हुई हो। तो ली कियाओ कहती है कि इतना अहंकार मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें हेलो करने के लिए आई हूँ। और फिर वो ली कियाओ से कहती है कि तुम कितनी बेशर्म हो, उस दिन तुम्हें इतना कहने के बाद भी तुम यहाँ मेरी शादी में आ गई हो और वो भी बिना बुलाए। और वो आगे कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और फिर ली कियाओ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो अपने हाथ में जो ड्रिंक वाला ग्लास होता है, उस ड्रिंक को जियाओ के ऊपर गिरा देती है और कहती है कि जाओ पहले कपड़े बदल कर आओ और मुझसे फिर लड़ना। और फिर जियाओ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओ ने साड़ी का जोड़ा पहन लिया होता है और वो काफ़ी सुंदर लग रही होती है और वो बाहर जाने वाली होती है, तभी वहाँ पर सु जीहेंग आ जाता है, जिसे देखकर जियाओ कहती है कि तुम अंदर कैसे आए, तुम्हें अंदर किसने आने दिया और जल्दी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो सु जीहेंग जियाओ के ऊपर स्प्रे कर देता है, जिससे जियाओ को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने वाली होती है। और फिर सु जीहेंग जियाओ को पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तानसु जो यूचेन से कह रहा होता है कि मेरे प्रोजेक्ट में आज तुमने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए तुम्हें थैंक यू। नहीं तो मुझे लगा था कि इस प्रोजेक्ट में मैं ग्रैंडपा को निराश कर दूंगा। और फिर तानसु जो यूचेंग को ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक पकड़ाया जाता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से। तो जो यूचेंग कहता है कि मुझे अभी मेहमानों का वेलकम करना है, तो मैं अभी ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ। तो जो यूचेंग कहता है कि भाई अब टेंशन मत लो और अब तुम्हें सिर्फ एक पैक से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और फिर जाओ यूचेंग उस ड्रिंक को पी लेता है तो जो यूचेंग को चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने भी वाला होता है। तो जो यूचेंग कहता है कि क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की सोच रही हो। तो तानसु कहता है कि तुम मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो, मैं तुम्हें हटाकर झो फैमिली का चीफ बन जाऊंगा और सारी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी। अभी वहां पर वो डॉक्टर आ जाता है और वो कहता है कि अब आप टेंशन मत लीजिए, आगे मैं संभाल लूंगा। और फिर तानसु वहां से चला जाता है। और फिर अगला सीन हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां ली ग्रैंडपा के साथ सभी मेहमानों को जियाओ के रूम में ले जाती है और कहती है कि मैंने जियाओ को अभी एक अजनबी आदमी के साथ अंदर घुसते हुए देखा था। तो जियाओ की मुझे बहुत फिक्र है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और फिर झो याओ और जाओ यू जल्दी से गेट खोल देते हैं और वो सभी अंदर देखते हैं कि जियाओ सु जीहंग को बहुत बुरी तरीके से पीट रही होती है और कह रही होती है कि तुम जैसे लड़के ऐसे अकेली लड़कियों को देखकर उन्हें फंसाने की कोशिश करते हो और आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तभी ग्रैंडपा वहां सिक्योरिटी को बुलाकर सु जिहेंग को पकड़ लेते हैं और गार्ड्स उसे वहां से ले जाते हैं। और फिर जियाऊ कहती है कि ग्रैंडपा वो आदमी अचानक अंदर आ गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा
और मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने उसे जो मिला उससे धो डाला। और फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, शादी में देरी नहीं करनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं और सभी लोग झोउ यूचेंग का इंतजार कर रहे होते हैं। तो ग्रैंडपा जियाओ से कहते हैं कि झोउ यूचेंग कहाँ गया है। तो जियाओ वहाँ पर कुछ नहीं कहती है और वो इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ पर घबराते हुए तानसु आता है और वो उन लोगों से कहता है कि ग्रैंडपा, सारी गलती मेरी है। भाई झोउ यूचेंग ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, लेकिन उन्हें मुझे ज़बरदस्ती रोकना चाहिए था। तो झोउ यू कहती है कि मेरे पापा को क्या हुआ है। तो तानसु कहता है कि झोउ यूचेंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिससे वो अचानक बेहोश हो गया और मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। तो डॉक्टर ने बताया कि उसे अचानक एक साइलेंट अटैक आया और डॉक्टर ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाए। और फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि झोउ यूचेंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। और ग्रैंडपा रोने लगते हैं। तो जियाओ कहती है कि ये कैसे हो सकता है। और ली कियाओ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो दिखावे का नाटक करने लगती है और कहती है कि जियाओ, तुम तो बहुत ही मनहूस हो। शादी के दिन ही दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया है। तो जियाओ कहती है कि अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकती हो तो कम से कम चुप रहो और यहाँ से निकल जाओ। तभी वहाँ पर बैठे हुए कंपनी के शेयर होल्डर कहते हैं कि हमें इस बात से बहुत दुख है, लेकिन कंपनी एक दिन भी बिना सीईओ के नहीं रह सकती है और झाओ यूचेंग के मरने की खबर जल्द ही पूरे देश में फैल जाएगी, जिससे कंपनी का शेयर मार्केट में वैल्यू भी गिरने लगेगी। इसलिए हमें टेम्परेरी रूप से एक सीईओ को तो नियुक्त करना चाहिए। और फिर वो सभी लोग वहाँ पर तानसु का नाम लेने लगते हैं कि अभी इस स्थिति में सिर्फ यही है जो हमारी मदद कर सकता है और इसे ही हम अभी कार्यवाहक सीईओ बना देते हैं। लेकिन तानसु वहाँ पर सबसे मना कर देता है और कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे मेरे भाई झोउ यू चेन का अंतिम संस्कार करना है। तो कंपनी के शेयर होल्डर कहते हैं कि तुम इस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते हो। और जियाओ वहाँ पर सोच रही होती है कि ये सब कितने नौटंकी कर रहे हैं, मुझे पता है कि जो विचेंग को कुछ नहीं होगा और वो जल्द ही यहाँ आ जाएगा। तभी वो सबके सामने दिखावे का नाटक करने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि तुम लोग कैसे इंसान हो, मेरे पति की तुम लोगों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अभी कुछ ही देर हुई है और तुम लोग झोउ विचेंग को पद से हटाने के बारे में सोचने लगे हो, कुछ तो शर्म करो। और वो कहती है कि तुम लोगों में जरा भी पेशेंस नहीं है। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि सब लोग चुप हो जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये सही समय नहीं है। और फिर तभी वहां पर झोउ यूचेंग आ जाता है और फिर जियाओ झोउ यूचेंग को गले लगा लेती है और कहती है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो। तो झोउ यूचेंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फिर झोउ यूचेंग तानसु से कहता है कि मुझे अभी यहाँ खड़ा देखकर क्या तुम डर गए हो। और फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि आखिर झोउ यूचेंग तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो जो यूचेंग कहता है कि ग्रैंडपा, मेरे चचेरे भाई तानसु ने अभी अभी मेरे ड्रिंक में कुछ नशीली चीज मिला दी थी और मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा था और साथ ही साथ ये भ्रम फैलाने की भी कोशिश कर रहा था कि मेरी मौत साइलेंट अटैक से हुई है। तो तानसु कहता है कि भाई जो यूचेन, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। तो ली वो भी कहती है कि हाँ, तानसु आपको कैसे मार सकता है, उसने तो आपका हमेशा अच्छे से ख्याल रखा है और वो आपको क्यों मारेंगे। और फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तानसु, क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो तानसु कहता है कि नहीं ग्रैंडपा, मुझे कुछ नहीं कहना है और आप मुझे बताइए कि मैं झोउ यूचेंग को क्यों मारूंगा। और फिर झोउ यूचेंग कहता है कि जब तक मैं आप लोगों को सबूत नहीं दिखा देता, तब तक मुझे लगता है कि इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर झोउ यूचेंग वहां पर उसे डॉक्टर को बुलाता है और फिर डॉक्टर उन्हें बताता है कि मुझे माफ कर दीजिए ग्रैंडपा, मैंने ये सब तानसु के कहने पर किया है, जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और मुझे घर पर भी इन्होंने ही आपको गलत दवा देने के लिए कहा था, जिससे आपको लगातार खांसी चलती रहती थी और इससे ग्रैंडपा जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। और फिर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम्हें मैंने अपने बेटे की तरह पाला है और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। और फिर जो यूचेंग कहता है कि ली क्या हो, तुम कब तक शांत रहकर ऐसी भोली बनकर रहोगी। उस रात कार एक्सीडेंट में तुम ही शामिल थी और उसमें तुम मेन आरोपी थी। तो ली क्या हो कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ये सब तानसु के कहने पर ही किया था। और फिर ग्रैंडपा भी उसे कहते हैं कि तुम्हें तो बिल्कुल हमने हमारे परिवार के मेंबर की तरह रखा है और तुम हमें मारने के बारे में कैसे सोच सकती हो। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो कहती है कि हमारे पास आप लोगों के खिलाफ सबूत है और आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा। तो वो ली कियाओ और तानसु को पकड़कर यहाँ से ले जाती है। और फिर जो यूचेंग कियाओ को गले लगा लेता है और कहता है कि मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू। और ली कियाओ कहती है कि यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं। और फिर जो यूचेंग जियाओ का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं घोषणा करता हूँ कि शादी समारोह आगे बढ़ेगा। और फिर धूमधाम से जो यूचेंग और जियाओ की शादी करवाई जाती है। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारे इस ड्रामे की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही आप वीडियो को हाइप करके हमारी मदद कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी नए ड्रामे में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टाटा।